प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी कोर का पाठ सिल्वर वेडिंग जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है, इसकी संपूर्ण कथा वस्तु से आपको परिचित करवाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि ये 3 पात्र प्रमुख हैं। यशोधर पंत, जिसको वाईडी पंत के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं किशनदा, जो यशोधर पंत के गुरु हैं। इसके बाद यशोधर बाबू का एक बेटा है, बड़ा बेटा, जो भूषण नाम से यहां पर उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पात्र तो और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही पात्र हैं जो प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं। पाठ की कथा वस्तु कहां से प्रारंभ होती है, मैंने इसको कुछ पॉइंट में विभाजित कर दिया है ताकि आपकी संपूर्ण कथा वस्तु एक ही बार में समझ में आ जाए। ऑफिस का समय है और वाईडी पंत यानी यशोधर पंत, जिसको यशोधर बाबू के भी नाम से जानते हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। थोड़े से पुराने ख्यालों के व्यक्ति हैं, काम ईमानदारी से करते हैं। 5 बज जाते हैं घड़ी के, लेकिन फिर भी नहीं मानते, अपने सहयोगियों से काम करवाते रहते हैं। इस पर उन्हें थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ता है। वो आपको भी पता है कि जब सरकारी नौकरी में होते हैं और यदि कोई अधिकारी ज्यादा समय तक काम करवाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो काम करवाते हैं। उसी ऑफिस में, यशोधर बाबू के ऑफिस में, एक नए अधीनस्थ कर्मचारी आए हैं, उनके अधीन काम करने वाले क्लर्क के रूप में। उनका नाम है चड्डा जी। चड्डा जी क्या करते हैं, थोड़े से चंचल स्वभाव के हैं और मजाक कर लेते हैं उनके साथ कि आपकी घड़ी कैसी चल रही है। तो कहते हैं घड़ी बहुत ठीक ठाक चल रही है, ये मुझे अपनी शादी में मिली थी। तो बातों बातों में पता चलता है कि उनकी शादी कब हुई थी, 1947 में। तो उसी समय तुरंत हिसाब किताब लगाया जाता है कि आज तो यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग है, 25वीं सालगिरह। ऑफिस के सारे व्यक्ति कहते हैं तो आज तो जी पार्टी हो जाए। लेकिन यशोधर बाबू ये पार्टी वार्टी, ये सिल्वर वेडिंग, इनको क्या मानते हैं, गोरे साहबों के चोचले, यानी अंग्रेज आए थे उनके चोचले हैं, वो यहां पर छोड़कर चले गए। लेकिन इसको वो समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। एक जुमला यहां पर बार बार प्रयोग होगा, समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कुछ तो ठीक नहीं है। तो ऑफिस की उनकी कार्यवाही इस तरह से चलती है खुशान। ऑफिस से अगर बाहर निकलें तो उसके बाद की दिनचर्या उनकी किस प्रकार की है, वो क्या करते हैं, प्रतिदिन बिड़ला मंदिर में जाते हैं वहां से निकल करके। अच्छा, ऑफिस समाप्त होता है 5 बजे और घर पहुंचते हैं कितने बजे, 8 बजे। बीच में क्या करते हैं ये सुनिए। यशोधर बाबू घर से निकले, ऑफिस से निकले, ऑफिस से निकलकर सीधे बिड़ला मंदिर में पहुंच गए। वहां पर जाकर के पूजा पाठ की। हाँ, एक बात बता दूं, धार्मिक नहीं है मन से, कर्मकांडी भी नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, उसकी परंपरा का अनुसरण करते हैं, उनको गुरु मानते हैं। कौन, किसको, कृष्णानंद पांडे, पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। इनको गुरु मानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ऑफिस के बाद सीधे चले जाते हैं बिड़ला मंदिर में, वहां पर पूजा पाठ करते हैं। सब्जी खरीदने चले जाते हैं पहाड़गंज, दूध लेने चले जाते हैं, राशन लेने चले जाते हैं। सीधे सीधे कितने बजे पहुंचते हैं, 8 बजे घर पर पहुंचते हैं। ये प्रतिदिन की दिनचर्या है ऑफिस से निकलने के बाद। अब इसके बाद जो आता है, किशनदा का उनको याद आती रहती है जब भी वो बाहर जाते हैं। एक दिन हुआ क्या, वहां से निकल करके, कार्यालय से निकल करके जैसे ही मंदिर के लिए जा रहे थे, बिड़ला मंदिर में, तो सामने कुछ क्वार्टर बने हुए थे, उनकी तरफ नजर चली गई। उस क्वार्टर में कभी किशनदा रहा करते थे। अब 6 मंजिला मकान है। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके गुरु रहते थे और उनको अच्छा ये लगता था कि किशनदा यहां पर रहते थे तो मेरी याद यहां पर है, वो दिल्ली में थे तो मेरी याद यहां बसी हुई है, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। किशनदा को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, हर बात में उनका अनुसरण करते थे। अच्छा, एक बात और कहते हैं वे कि सुबह सुबह जब घूमने की, हमें भ्रमण करने की जो आदत बनाई ना,
हमने घूमने की जो आदत बनी वो किससे बनी? किशनदा से बनी, इनसे सीखा। सुबह सुबह आए, उठाया और क्या कहते थे? भाऊ भाऊ बोलते थे। किसको? यशोधर पंत को। और पंत को ये बात अच्छी लगती थी, भाऊ यानी भाई। एक तरह से इसके ऑफिसर थे, लेकिन क्या कहकर पुकारते थे? भाऊ कहते थे। बहुत बढ़िया लगता था इनको। और वहां से ये चले जाते थे घूमने के लिए। अब इसके बारे में सुनिए, किशनदा कैसे होते थे? ये ऊनी गाउन पहन करके, विलायती टोपी सिर के ऊपर और देसी खड़ाऊ पैरों में, और हाथ में क्या? हाथ में एक जिसको क्या बोलते हैं? छड़ी। छड़ी, हाँ आप लोग डोगा बोलते हो। छड़ी लेकर के, और जब चलते थे तो यशोधर पंत को बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है, मैं किसके साथ चल रहा हूं। सब कुछ उनको मानते थे कि ये है मेरे जीवन के सबसे अच्छे व्यक्ति, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। लेकिन इनकी पत्नी कहती थी, कुछ नहीं, गंवारू भाषा जानते थे आपके किशनदा। इसलिए क्या होता था, कभी कभी पत्नी से बनती नहीं थी। खैर, प्रतिदिन भ्रमण करने के पश्चात हमेशा यशोधर पंत एक बात स्वीकार करते थे कि अगर कोई किशनदा का अच्छा शिष्य रहा है तो मैं रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी समस्त बातों का अनुसरण करता हूं, हर बात को स्वीकृत करता हूं। तो ये थी उनकी यादें जो हर समय उनके मन में बसी रहती थी। अच्छा, चाय पान भी करवाते थे प्रतिदिन। किसको? किशनदा को चाय पिलाते थे, बातें होती थी। वो पाठ बहुत लंबा खिंच जाएगा, पर मुख्य जो बात थी वो ये थी कि इनके साथ वहां पर चाय पीते थे, भ्रमण करने जाते थे, घूम के आते थे, उनकी बातों का अनुसरण करते रहते थे। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। यशोधर का अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रहे हैं। देखो, पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे यशोधर बाबू के। क्यों नहीं रहे? अब कारण सुनो। यशोधर पंत थे पुराने ख्यालों के व्यक्ति, पौराणिक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति, जबकि दूसरे किशनदा ये भी पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे, ये भी पुरानी परंपराओं को स्वीकार करते थे। किंतु यशोधर पंत की पत्नी और बच्चे ये दोनों आधुनिक ख्यालों के व्यक्ति थे, क्योंकि बच्चों का प्रभाव किस पर गया? पत्नी पर चला गया, पत्नी पर गया। पत्नी ने तो स्वीकार कर लिया, जो हमारी युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनकी सारी परंपराओं को इनकी पत्नी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ये खुद नहीं कर पाए, खुद ऐसे नहीं बन पाए। पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, कहा सुनी होती रहती थी। किस बात को लेकर के? उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनकी पत्नी बिना बाजू के कपड़े पहने, ऊंची हील के सैंडल पहने, लिपस्टिक लगा करके बाहर घूमे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखें तमाशे, ऐसी ऐसी बातें करते थे ये। शानियल बुढ़िया, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है अपनी पत्नी के लिए। तुम मत कर लेना भाई, अभी सिखा रहे हैं इस बात को। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, बच्चों के साथ भी नहीं बनती थी। अच्छा, बच्चे अपने अनुसार कार्रवाई करते थे। नौकर कह दिया कि नौकर रखना है घर में, पिता से पूछना भी नहीं है। क्या एक कर्तव्य नहीं बनता बच्चों का कि एक बार पिता से, मां से पूछ लिया जाए कि हम नौकर रखना चाहते हैं, बताओ आपको किस चीज की जरूरत है। पिता फिर भी कुछ हद तक अपने बच्चों के बनाए गए मूल्य और रीति रिवाज में ढलने के लिए तैयार थे, लेकिन बच्चे इनकी परंपरा में ढलने के लिए तैयार नहीं थे। ये गैप आ गया, ये भेद आ गया दोनों के बीच में, समस्या खड़ी हो गई भाई। मंझला जो बेटा था इनका, वो अलाइड सर्विस में जाने से मना कर दिया। इनको लगा समहाउ इम्प्रॉपर, ये ठीक नहीं है। बेटी को कहा कि शादी कर ले, मना कर दिया कि मैं भी शादी नहीं करूंगी, अभी मेरे करियर का सवाल है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम करने हैं। इसको लगा समहाउ इम्प्रॉपर, ये ठीक नहीं है। बड़े बेटे भूषण को
विज्ञापन संस्था में नौकरी मिल गई, 1,500 रुपए महीना, इनको वो भी लगा समहाउ इम्प्रॉपर, क्योंकि एक साधारण से बेटे को असाधारण मासिक वेतन मिल रहा था। इसको पता था कमी कहां कहां है, पता था विनीत इनको कि कमी कहां पर है, इसलिए बनती नहीं थी। अब ये ध्यान रखना, आप सोच के चलें कि पिताजी के साथ आपके विचार तालमेल खाते हैं या नहीं खाते, इस पाठ के साथ जोड़ने का प्रयास करना स्वयं को, तो पता चल जाएगा। घर के मामले में थोड़ा बहुत ये मानते थे कि मैंने यहां पर जो पैसे भरे हैं वो शायद गलत भर दिए हैं। घर के मकान के बारे में सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद घर चला जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, वहीं रहूंगा। क्यों रहेंगे? क्योंकि किशनदा कहते थे, एक बात बहुत बढ़िया लिखी है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। किराए पर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग, किराए पर रह लेंगे, कोई समस्या नहीं इसमें। कौन कहते थे? किशनदा ने कहा कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं, तो ये भी किराए के मकान में रह रहे थे, समस्या कुछ नहीं है। तो यहां तो इनके संबंध थे परिवार के साथ, मेल नहीं खाते थे। बेटी की जींस पहनना भी इनको अच्छा नहीं लगता था, वो जींस पहनती थी, वो भी बिना बाजू के कपड़े पहनती थी, वो भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पुरानी परंपरा से निकल कर आए थे। इसके बाद देखिए कहानी कहां आगे चलती है। मंदिर में जाकर भी इनका मन बड़ा विचलित रहता था। जब मंदिर में जाते थे तो वहां भी बड़े दुखी होते थे। क्यों? क्योंकि धार्मिक नहीं थे, कर्मकांडी नहीं थे। किसका अनुसरण कर रहे थे? किशनदा का अनुसरण कर रहे थे। वहां भी टेंशन में रहते थे, पता नहीं क्या गलत हो रहा है। कभी कभी सोचते भी थे कि किशनदा आए, मुझे मार्गदर्शन करें, मेरा वो बताएं क्या हो रहा है, तो उनके बारे में ज्यादा सोचते थे। वहां उस दिन क्या हुआ? उस दिन प्रवचन सुनाए जा रहे थे मंदिर में और एक शब्द आ गया। कौन सा? मैं इसको मिटा देता हूं, मैं लिख देता हूं। एक शब्द आया था, जनार्दन। पाठ पढ़ा होगा तो तुमने सुना होगा बेटा, सुना था? यस या नो? वेरी गुड। जनार्दन शब्द आ गया, उसी से उनको याद आ गया जनार्दन जोशी। जोशी और जोड़ दीजिए, जनार्दन जोशी इनके जीजा का नाम था। इनको याद आया कि मेरे जीजा जी बीमार हैं, क्यों ना एक बार उनके बारे में हालचाल पता कर लिया जाए। लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि मेरे बच्चे इस बात को स्वीकृति नहीं देंगे कि ये अपनी बहन के घर जाएं, अपने जीजा का हालचाल पूछें, उनकी सहायता करें। तो इनकी पत्नी और बच्चे नहीं चाहते थे, ये इनको बुरा लगता था। जबकि ये क्या कहते थे? मेरे बच्चे भी पारिवारिक बने, रिश्तेदारियों के साथ संबंध बनाए रखें। रिश्तेदार होंगे तभी जीवन में काम आएंगे। अगर रिश्तेदारी खत्म हो गई तो बेटा जीवन में काम आने वाला कोई नहीं होगा समय पर। ये रिश्ते बनाकर चलते थे, वे रिश्ता तोड़कर चलते थे। मतभेद देखिए यहां पर कितना बड़ा आ गया है। सोचते रहे कि जाऊं या नहीं जाऊं, इसलिए इनकी बात बात पर बनती नहीं थी। जाना कहां था? अहमदाबाद के रहने वाले थे जनार्दन जोशी, वहां ये बेचारे नहीं जा पाए। पति पत्नी में भी मतभेद रहता था। क्यों? पत्नी को पता था कि यशोधर क्या था, जब बचपन में ही कहां रहने लग गया था? अपनी बुआ के घर, और बुआ थी विधवा। वहां पर इसने सीखा क्या है? कुछ नहीं सीखा। वहां पर मां बाप होते तो कोई ना कोई शिक्षा देते, यहां पे कुछ नहीं सीख के आए, पुरानी बातें सीख के आए, और उसके बाद किसके संपर्क में आ गए? आवाज नहीं आई बेटा। कृष्णानंद पांडे जी के संपर्क में आ गए। और पांडे जी क्या थे? कंवारे थे। और कंवारों की बातें कैसी होती है वो आप जानते हैं, उल जुलूल जहां भी इधर उधर की फेंक दी। फिर सोचने लगे, यार मैं भी किशनदा की तरह अगर शादी ना करता तो कितना बढ़िया होता, समाज सेवा करता। जैसे अभिनव कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं समाज सेवा करूंगा। ये भी सोच रहे थे कि मैं समाज सेवा करता तो लेकिन दूसरे ही पल ख्याल बदल दिया। क्या हुआ? चिराग फिर बोले, भाई किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं गया, शादी नहीं की थी, बुढ़ापा अच्छा नहीं गया। एक पंक्ति आई थी, उनकी मृत्यु हो गई, किस बात से हुई थी? एक शब्द आया था, बताइए क्या आया था?
जो हुआ होगा, ये बात बहुत बढ़िया पाठ में आई है, जो हुआ होगा इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए दूसरे ही पल विचार बदल दिया, ना भाई शादी ठीक है, शादी हो गई है ठीक है, कम से कम कोई ना कोई तो ख्याल रखेगा, बच्चे पत्नी किसी न किसी का तो ख्याल आएगा मेरा। तो इस प्रकार से उनके संबंध जो है ना पति पत्नी के प्रति बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छा, यशोधर बाबू की इच्छाएं क्या थी ये भी समझ लीजिए। यहां पर यशोधर बाबू देखो, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा, मंदिर में जाकर भी मन विचलित होता था, उसके बाद पति पत्नी में मतभेद भी रहते थे। यशोधर बाबू की अभिलाषा क्या थी, इच्छाएं क्या थी, ये मुख्य बात यहां पर आ गई। यशोधर बाबू की इच्छा थी कि समाज में उन्हें एक सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। ध्यान से सुनना बेटा अब ये बात, समाज में उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, बच्चे उनकी हर बात में सलाह लें कि ऐसा करें पिताजी या ना करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। ये इच्छा थी उनकी कि ऐसा होना चाहिए, तब जाकर वो एक अच्छे सम्मानित बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे, उनको संतुष्टि होगी, ऐसा वो चाहते थे। और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती क्या होता है, मन में कुंठा आ जाती है, दिक्कत आती है कि मैं इस बात को अपने बच्चों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाऊं, ये वाली समस्या खड़ी हो जाती है। तो उनकी ये सबसे बड़ी समस्या आ गई थी कि वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब वो एक दिन हुआ क्या, ऑफिस से निकल करके, कार्यालय से निकलकर घर की तरफ गए, कुछ खतरी क्या हुआ, घर की तरफ गए तो घर जाके देखा यार घर मेरा ही है या किसी और का है, ये चिराग बाबू का है, वाईडी पंत तो लिखा हुआ है, नेम प्लेट तो लिखी हुई है, लेकिन ये बाहर झालरें टंगी हुई हैं और बहुत सारे जो है वो दृश्य नजर आ रहे हैं, ऐसा है क्या यहां पर। पार्टी चल रही थी, बड़ा बेटा भूषण अपने ही ऑफिस के बॉस के साथ हाथ मिला रहा था। तो घर जाते ही पता चला कि क्या मना रहे हैं, सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है, लेकिन इससे पूछा तक नहीं। मैं सोचा अच्छा मैं शामिल भी नहीं होऊंगा, चाय पार्टी चल रही है, मिठाइयां चल रही हैं, वो भी चल रही है, क्या विस्की हिचकी विस्की सब हो रहा है, लेकिन इसको अच्छा नहीं लग रहा। इनको लग रहा है समहाउ इम्प्रॉपर, ये हमारे चोचले हैं ही नहीं, ये दूसरे विदेशी लोगों के चोचले हैं। तो ये निर्णय हो चुका था कि यशोधर पंत जी पार्टी में सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, नीचे देखो यहां पर, परिवार के सदस्यों से संवाद करने की बजाय, बातचीत करने की बजाय, बहस करने की बजाय वो क्या किया, उन्होंने पूजा पाठ यानी संध्या में लिप्त हो गए। कहा कि भाई मैं आज केक नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने पूजा पाठ नहीं की, संध्या नहीं की। उन्होंने कहा था कि केक खा लीजिए, यहां आइए, केक काटिए। वो कहता समहाउ इम्प्रॉपर, ये हमारे रीति रिवाज नहीं है, ये अंग्रेजों के चोचले थे, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो संध्या के लिए बैठ गए। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, आधे घंटे के लिए संध्या करते थे, उस दिन लगा दिया 1 घंटा 1.5 घंटा। और फिर मन ही मन सोच रहे हैं कि काश किशनदा यहां आते और मुझे गाइड करते, मेरा मार्गदर्शन करते और बताते मुझे कि मेरे बच्चों के साथ, मेरी पत्नी के साथ मेरी क्यों नहीं बनती और क्या है जो दिक्कत है, जो इस प्रकार की समस्याएं मेरे सामने आ रही है। अब वो खो गए हैं किशनदा में। इतना खोने के बाद एकदम से पत्नी ने आकर के कहा कि आज यहीं पर समय लगाओगे सारा, तो एकदम से खड़े हो गए। और क्या किया भाई, मेहमान जा चुके थे, बड़ा बुरा लगा उनको कि पार्टी चल रही थी, मेहमान नहीं है, सारे जा चुके हैं, लुंगी पहन के आ गए। बेटी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या पापा, आप ऐसे लुंगी पहन करके आ गए, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं इसमें भी ठीक हूं, पर वहां पर कमेंट करना नहीं भूले। कहा कि तुम भी तो पैंट पहन के आई हो, जींस, जो वो स्वीकृत नहीं करते थे। अब अंत में क्या कहा, बड़े बेटे ने कहा कि मैं आपके लिए बहुत सारे उपहार लेके आया हूं, आप खोल के देखिए, ऊनी गाउन लेकर आया हूं, वो पहन के देखिए। बेटी ने कहा कुर्ता पजामा भी साथ में आया है, ऊनी गाउन भी है, आप दोनों इकट्ठे पहन लीजिए।
तो बड़ा बेटा कहता है, पिताजी आप जब सुबह दूध लेने जाते हो तो फटा पुलोवर पहन के जाते हो, आप एक काम करना, ये ऊनी गाउन पहन के जाना। उस समय यशोधर बाबू बड़े दुखी हो गए और क्या कहा कि बेटों के हालात देखिए क्या है, होना क्या चाहिए था, इनको यह कहना चाहिए था कि पिताजी आप दूध लेने मत जाना, आप सब्जी लेने मत जाना, मैं जाऊंगा सब्जी लेने, आप ये कपड़े पहनकर आराम से बैठना। जबकि बेटा क्या कह रहा है, आप दूध लेने जाओ तो फटा पुलोवर पहन के मत जाना। दोनों जनरेशन का गैप देखिए। पिताजी कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में सम्मिलित होते थे, लेकिन बेटों ने, और शायद मां जो कभी ये कहती थी कि मैं तो आधुनिकता देख ही नहीं पाई क्योंकि तुम्हारे संयुक्त परिवार में रही और वहां पर मुझे जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी वो मिली ही नहीं, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। अब बेचारे कितने दुखी हुए। बेटों का यही कर्तव्य होता है क्या कि वो पिताजी को कहें आप सब्जी ले आना, आप राशन ले आना, आप जो है डिस्पेंसरी से जाकर के दवाई ले आना, आप जाकर के दूध ले आना। कहना क्या चाहिए था, कहना यह चाहिए था कि पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, हम आपकी सेवा करेंगे। तो दो पीढ़ियों के गैप को, उनके अंतर को इस पाठ में प्रदर्शित किया गया है। कोशिश करेंगे कि इसके प्रश्न उत्तर भी शीघ्र आपके पास भेज दें। जय हिंद, जय भारत।